particular experiment. In former instance, the term usually implies the answer should include reference to visual observations associated with the phenomena. आपको इस वर्ड के तहत जो चीज़ें आप फराहम कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट है या कोई ऐसी इक्वेशन है या और कोई साइंटिफिक लॉजिकल वर्ड्स हैं, उन्हें आपने कुछ नुकात के अंदर एक्सप्लेन करना होगा, उन्हें इंटरकनेक्ट करना होगा, उन्हें लॉजिकल ऑर्डर में लिखना होगा और माफ़ कीजिएगा, आपने उनसे एक कंक्लूजन हासिल करनी है और उसको पूरा तफसील से बयान करना है. नेक्स्ट वर्ड इज़ डिटरमिन. Often implies that the quantity concerned cannot be measured directly but is obtained by calculation, substituting measured or known values of other quantities into a standard formula, जैसा कि molecular mass है और भी कई मिसालें हो सकती हैं. डिटरमिन में आपसे कहा जा सकता है कि आप एक ख़ास मकदार को फाइंड करें, फिज़िकल क्वांटिटी को. मैं मिसाल के तौर पर आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपसे कहा जाए कि मोमेंटम फाइंड करें जबकि मैस और वेलोसिटी ये है, तो आपने उस मोमेंटम पे फोकस करना है और मैस और वेलोसिटी के ज़रिए से मोमेंटम को हासिल करना है. तो डिटरमिन एक ऐसा वर्ड है जो कि एक मखसूस वेरिएबल को या एक मखसूस एक कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करने के लिए न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली या फिज़िकली आप यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वर्ड है डिफ्रेंशिएट. जिन सवालों में डिफ्रेंशिएट का जिक्र होगा, दे मीन आइडेंटिफाई दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ टू कंसेप्ट और फिनोमेना. यानी कि दो कंसेप्ट के अंदर जब आपने डिफ्रेंशिएट करना है तो आपने उनके डिफाइनिंग फीचर्स को बताना है. यानी कि मिसाल के तौर पर बेस और डिराइव क्वांटिटीज़ को आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो आपने दोनों की अलग अलग एक मखसूस डेफिनेशन देनी है जो बिल्कुल जो हो ऐसी डेफिनेशन होगी कि जो कतई तौर पर एक फ़िज़िकल वेरिएबल को एक्सप्लेन करेगी और वो आपस में ओवरलैप नहीं करेंगी, उनमें कोई ख़ास ओवरलैपिंग नहीं होगी, बल्कि वाज़े जुदा करके उनको अलग करके एक्सप्लेन करेगी. नेक्स्ट जो आपके पास वर्ड होगा वो डिस्कस है. टू गिव अ क्रिटिकल अकाउंट फॉर द पॉइंट्स इन्वॉल्व इन द टॉपिक. जब हम डिस्कस के वर्ड के साथ सवाल शुरू करते हैं तो इसका मीनिंग ये होगा कि आपने उस टॉपिक के अंदर जो क्रिटिकल डिस्कशन है वो करनी है आपने. अब क्रिटिकल डिस्कशन क्या है? कहीं पर आप उसमें अगेंस्ट में आर्गूमेंट देंगे, कहीं पर आप उसके फॉर में आर्गूमेंट देंगे और कहीं आप एक जवाब को बिल्ड करेंगे लेकिन उसमें लॉजिक्स के साथ, एक सीक्वेंस के साथ अपने जवाब को कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे. तो ये डिस्कस का मीनिंग है. नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्रा और स्केच. नाम से जाहिर है ये एक पिक्टोरियल वे है या डायग्रामेटिक वे है. इसका मतलब ये है कि आप फ्री हैंड डायग्राम ड्रा करेंगे और उसमें लेबलिंग भी करेंगे और आप उसमें जो मुतलका मालूमात हैं उन्हें वाज़े करके फ़राहम करेंगे. जो अगला वर्ड होगा वो एक्सप्लेन है. इट में इम्प्लाई रीजनिंग और सम रेफरेंस टू थ्योरी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट. आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर रीजन्स के साथ पूरी तफसील बयान करेंगे. मिसाल के तौर पर एक सवाल है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ AC जनरेटर. तो आपने AC जनरेटर किस प्रिंसिपल पे बेस करता है और फिर वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप उसकी जो रीज़न्स होंगी वो बताकर आपने उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन वर्किंग को एक्सप्लेन कर देना है. नेक्स्ट वर्ड इज़ गिव एग्जांपल्स. नाम से जाहिर है इसमें आपने वो मिसालें पेश करनी हैं, वो डेली लाइफ से ऐसे केसेस जिक्र करने हैं जिनमें एक ख़ास फिनोमेना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है. मिसाल के तौर पर अगर थर्ड लॉ की एग्जांपल्स पूछी जा रही हैं आपसे तो आप डेली लाइफ से कुछ ऐसी एग्जांपल्स देंगे कि जो थर्ड लॉ को ना सिर्फ ये कि ओबे करती हैं बल्कि उनसे थर्ड लॉ की जो डिटेल है वो हमें वाज़े तौर पर नज़र आती है. नेक्स्ट वर्ड इज़ आइडेंटिफाई. डिस्क्राइब विद स्पेसिफिक एग्जांपल हाउ अ गिवन टर्म और कॉन्सेप्ट इज़ अप्लाइड इन डेली लाइफ. आपने मखसूस मिसालों के साथ जो है वो एक ख़ास कॉन्सेप्ट को बताना है कि आम जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें ये फिनोमेना कैसे अकर कर रहे हैं. तो आइडेंटिफाई के वर्ड के साथ ये सवालात होंगे. अगला वर्ड हमारे पास है लिस्ट. इट रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ पॉइंट्स. यानी आपने कुछ ऐसे नुकात लिखने हैं, जनरली ईच ऑफ वन वर्ड विद नो एलेबोरेशन. आप उनको एक एक लफ्ज़ में भी लिख सकते हैं लेकिन बाज़ औक़ात आपको एक एक लाइन में मुख्तसर सी चंद वर्ड्स पे मुश्तमिल एक लाइन भी लिख सकते हैं
जिसकी तफसील देना ज़रूरी नहीं है। नेम, नेक्स्ट वर्ड है नेम। मेंशन द कॉमनली यूज वर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट। अगर आपसे कहा जाता है कि नेम सम फिजिकल क्वांटिटीज़, तो आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम लिखने हैं, जैसे कि मैस है, टाइम है और एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। तो नेम के अंदर आपने उन नामों का जिक्र करना है। प्रूव, अगला वर्ड है प्रूव। डेमोस्ट्रेट बाय लॉजिकल और न्यूमेरिकल एविडेंस। आपने जब प्रूव करना है किसी चीज़ को, तो आपने लॉजिकली और न्यूमेरिकली, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिकली, एक चीज़ को बतदरीज आगे बढ़ाते हुए एक ख़ास इक्वेशन तक उसे साबित करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है। उसमें थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी आएंगे, वो भी आपको लिखने पड़ेंगे, और मैथमेटिकल स्टेप्स भी आएंगे, उन्हें भी आपको लिखना होगा। अगला वर्ड है जी रिकग्नाइज। इट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट अ गिवन एग्जाम्पल एंड स्टेटिंग व्हाट इट मोस्ट प्रॉबली इज़। जब आपसे कहा जाता है रिकग्नाइज का वर्ड, तो इसका मतलब है कि आपको बिलफर्ज में मिसाल देता हूँ कि कुछ एग्जांपल दी जाती हैं, तो आपने रिकग्नाइज करना है। रिकग्नाइज द स्केलर्स इन द एग्जांपल्स टॉर्क, मैस, मोमेंटम एंड फोर्स। तो आपने इसमें से रिकग्नाइज करना है कि कौन सी एग्जांपल्स जो हैं वो स्केलर्स हैं। तो जैसा कि मैस स्केलर है, तो आपने उसमें से उसको पिक आउट कर लेना है, और ये जो है रिकग्नाइज का सवाल होगा। और रिलेट के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है, जो कमांड वर्ड है रिलेट, उसमें हमें डिस्क्राइब करना है हाउ द फैक्ट्स और फिनोमेना डिपेंड अपॉन, फॉलो फ्रॉम और आर पार्ट ऑफ अनदर। एक फिनोमेना कैसे डिपेंड करता है दूसरी किसी वेरिएबल के ऊपर। तो आपने उसको रिलेट के, जब रिलेट का वर्ड होगा तो उसमें आपने इंटरलिंक बताना है किसी भी दो चीज़ों के बारे में, और उसे पॉइंट आउट करना है। नेक्स्ट वर्ड इज़ रिप्रेजेंट। ड्रा अ ग्राफ टू शो द कनेक्शन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। तो रिप्रेजेंटेशन ग्राफ से भी हो सकती है, जो लाइन ग्राफ होता है या बार ग्राफ होगा, और इसी तरीके से आप एक पिक्चर भी ड्रा कर सकते हैं, डायग्राम जिसे हम कहते हैं, ये भी रिप्रेजेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि बाज़ औक़ात ये अल्फ़ाबेट्स के अंदर भी आप शो कर सकते हैं। मसलन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग यूजिंग वेक्टर्स। आप अगर वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए कुछ क्वांटिटीज़ को शो करना चाहें, तो आप उसको वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह आपसे कहा जाता है कि हाउ अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड अल्फ़ाबेटिकली, और उसकी जो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। मसलन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि आप उसको डायग्राम में एक सिंपल लाइन से शो करते हैं जिसके सामने एक एरो हेड होगा। जब उसको आप अल्फ़ाबेटिकली शो करते हैं, तो आप वेलोसिटी एक सिंबल है, उसके ऊपर एक एरो डाल देते हैं, जिससे ये वाज़ेह होता है कि ये एक वेक्टर है, तो रिप्रेजेंटेशन शो हो जाती है। अगला जो वर्ड है वो शो, इसका मतलब है डेमोन्स्ट्रेट विद एविडेंस। तो आपने वजूहात के साथ जो है ना तफसीली तौर पे शो करना होगा, बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वर्ड है वो है कमांड वर्ड है सॉल्व। डिड्यूस इन सिंपल न्यूमेरिकल टर्म्स। इसमें आपने एक हल निकालना होगा जो कि न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर होगा। सॉल्व के नाम से ज़ाहिर है आपने सॉल्यूशन मैथमेटिकली करना है, उसमें कुछ वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं आप, और आपके पास एक हतमी तौर पे नतीजे के तौर पे एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। स्टेट, ये बड़ा अहम वर्ड है जो कि आमतौर पे सवालों में पाया जाता है। इट इम्प्लाइज अ कंसाइज आंसर विद द लिटल और नो सपोर्टिंग आर्गूमेंट। आपने इसके अंदर बड़ी टू द पॉइंट स्टेटमेंट लिखनी होगी, जिसमें आर्गूमेंट्स का देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें आपसे स्टेटमेंट मांगी जा रही है, तो आप एक प्रिसाइज स्टेटमेंट देंगे, और ये स्टेटमेंट आपकी बुक से मुशाबे अल्फाज पे मबनी हो सकती है। यानी लाजमी नहीं है कि आप किताब ही के वर्डिंग को रिप्रोड्यूस कर दें, बल्कि अपनी सोच और समझ के मुताबिक आप उस वर्ड को या उस स्टेटमेंट को रिकन्स्ट्रक्ट करें और इस तरह लिखें ताकि वो पढ़ने वाले शख्स को समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल आंसर दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंस्पेक्शन। ये एक न्यूमेरिकल आंसर भी हो सकता है स्टेटमेंट, बाज़ औक़ात इस तरह की स्टेटमेंट भी होगी, तो लेकिन आमतौर पर ये थ्योरेटिकल होती है। यूज़ अप्लाई द गिवन इंफॉर्मेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जब आपसे कहा जाता है कि इस कंसेप्ट को यूज़ करें, तो फिर आपने उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके जो बताई गई है, जिसकी निशानदेही की जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके एक प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। ये जो है डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो द सेम वे कैन बी अडॉप्टेड इन डिस्कवरिंग द डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, कमांड वर्ड्स रिगार्डिंग द रिमेनिंग 7 सब्जेक्ट्स।
केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, मैथ, पाक स्टडीज़, इंग्लिश एंड उर्दू, जो दीगर सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी थोड़े से इजाफे या तब्दीली के साथ कमोबेश इसी तरह के मफहूम रखने वाले एक्शन वर्ड्स होंगे, कमांड वर्ड्स होंगे। ये जो वर्ड्स होंगे इन्हें आप इस दिए गए लिंक से फाइंड कर सकते हैं। ये आपको इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे और मैं नीचे लिंक शो कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, ताकि तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर आप इन वर्ड्स को देख लें। और हमारा मकसद भी यही है आज की इस वीडियो का कि जब पेपर हमारे सामने आए तो हमें वो पेपर बेगाना ना लगे, या उस पेपर के अंदर हम सवाल को पढ़कर ये ना समझें कि इसका जवाब जो है वो कैसे दिया जाए, बल्कि हमें पता हो कि इस सवाल के इस इशारे के तहत हमें क्या जवाब देना है। तो एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो पेपर में वो जवाब लिखता है जो सवाल में पूछा जाता है और जैसे पूछा जाता है और जितना पूछा जाता है, ना कि वो जवाब लिखे जो सारा उसे आता है। तो SLOS बेस एग्ज़ाम बड़ा प्रिसाइज्ड है, बहुत ही कंसेप्चुअल और टू द पॉइंट है, लेकिन इन बुनियादी नुकात को समझ लें कि कोग्निटिव डोमेन क्या होगी, नोइंग है, अंडरस्टैंडिंग है या एप्लीकेशन है। फिर उसके मुताबिक जो कमांड वर्ड्स हैं जो आपको अभी जिक्र किए गए, मिसाल के तौर पर 24 वर्ड्स आपके सामने जिक्र किए गए, इन वर्ड्स के तहत कौन कौन से सवालात कैसे पूछे गए हैं। तो ये अपनी रोज़मर्रा तदरीस के अंदर, आप लेसन्स के अंदर इन चीज़ों को देखें, लेक्चर्स के अंदर देखें और डिस्कस करें टीचर्स के साथ, ताकि घर आकर प्रैक्टिस करने के बाद आप इतने तैयार हो सकें कि इसको एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को कामयाब फरमाए और सीख कर चीज़ों को आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारी इन वीडियोस को देखते रहिए, लोगों से शेयर भी कीजिए, ताकि हम अपनी तालीम और तदरीस को टेक्निकली अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें और इन चीज़ों को हम साइंसी तौर पर सीख कर और जो नई चीज़ें जो जिद्दत पैदा की जा रही है असेसमेंट के अंदर, उसको हम समझते हुए आगे चलें। हम ब्लाइंड फॉलोअर्स ना बने कि जैसे हमने गुज़श्ता कुछ सालों में पढ़ा है तो अब भी वैसे ही पढ़ के अगर हम अपीयर होंगे तो हम अपने नंबरों के लिहाज से, अपने एग्जामिनेशन के जो आउटपुट के लिहाज से बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि हम नई तर्ज को समझ ना लें। तो नई तर्ज असेसमेंट को, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसको समझना भी चाहिए, उसको हम शेयर भी करें और उसके बारे में सवालात पूछें अपने असातिज़ा से, अपने मेंटोर से, ताकि हम बिल्कुल तैयार हों। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी हुई हैं, सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हमें उन सलाहियतों को यकजा करें और उन सलाहियतों को हम बेहतर नताइज के लिए इस्तेमाल कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं इंशाअल्लाह इस तरह की मुफीद वीडियोज़ के साथ।